हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन उत्पादन एवं लागत चैप्टर से। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। क्या पूछे हमसे वो? उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है जी, तो बेसिकली वो हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, उत्पादन का फंक्शन जो है, प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो क्या होता है। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों, आगतों मतलब इनपुट, तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों मतलब कि उत्पाद के मध्य का संबंध है। किसके बीच में संबंध है? ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू एन मतलब क्वांटिटी एन जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, कितनी मात्रा में किया है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिए इनपुट्स। इनपुट क्या है मेरे पास? A1 A2 और सो ऑन, फिर K9 T1 T2 और 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहां पे Q1 क्या है? वस्तु N की उत्पादित मात्रा। A1 भूमि है, A2 श्रम है, K पूंजी है, T1 तकनीक है, T2 समय अवधि है और 0 जो है या O जिसको मैंने बोला है वो है आपके लिए अन्य मेरे उत्पादन के साधन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से इनपुट लगाए, उनको उपयोग करते हुए मैंने क्या प्रोडक्शन किया। इसी रिलेशनशिप को, इसी संबंध को हम उत्पाद फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक बात है जी। तो ये हो गया हमारा उत्पाद फलन की संकल्पना के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछता है हमसे, एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है? आगत मतलब इनपुट। वो बोल रहा है कि इनपुट पे आप मुझे बताइए टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। चलिए जी देख लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम? जितने भी हमने इनपुट लगाए हैं उससे जो भी हमें क्वांटिटी प्राप्त होती है उसको हम प्लस कर देते हैं। या इसका दूसरा तरीका हमने देखा था कि जितना भी सीमांत उत्पादन जो है उसको प्लस कर दीजिए तो भी आपको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यह आगत की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पाद है। अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप यह सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ है। इसे सूत्र रूप में हमने लिखा है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट। और इधर हमने लिखा है टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पे कितने हमने इनपुट लगाए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया औसत उत्पाद से, तो भी हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। बात ठीक है जी। चलिए, आसान प्रश्न था ये। तो फिर आता है हमारे पास अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है, एक आगत का औसत उत्पाद क्या है? एवरेज प्रोडक्ट के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? टीपी अपॉन क्यू, कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उसको हम डिवाइड कर देते हैं आगत से, है ना। तो कुल उत्पाद को भाग दे दीजिए आप आगत से, तो आपको क्या मिल जाएगा? औसत उत्पाद। क्या मिल जाएगा? औसत उत्पाद। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। यह आगत का प्रति इकाई उत्पादन है। सूत्र के रूप में इसको हम एपी दैट इज एवरेज प्रोडक्ट अपॉन एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टीपी अपॉन क्यू हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो सीमांत उत्पाद मतलब होता है कि सीमा के अंत में एक एडिशनल यदि हम आगत को लगाएंगे तो हमें उससे कितना अधिक उत्पाद प्राप्त हो सकता है, उसको हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसको फॉर्मूले के रूप में हम कैसे लिखेंगे? MP इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को जानने के लिए हमें क्या करना है? एक टेबल बनानी है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये मेरे इनपुट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बन जाता है 15 20 18 16 और उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अपने को
बढ़ते क्रम में आएगा ना प्रोडक्शन है, तो बढ़ते क्रम में आएगा ये 25 और यू कैन से इट इज 28 और इट इज 30। तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बताइए 5वीं इकाई को लगा के मैंने कितना एडिशनल प्रोडक्ट किया, क्योंकि ये मेरा टीपी है। तो मैं बोल रहा हूँ टीपीएन, तो टीपीएन क्या हो गया 30 और टीपीएन माइनस 1 मतलब कि चौथी यूनिट का टोटल प्रोडक्शन क्या है 28। तो मेरा आ गया सीमांत उत्पाद। तो क्या लिखेंगे, यह परिवर्ती आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन है जब स्थिर आगतें समान रहें। तो हम जो हमारे स्थिर साधन होते हैं उनको हम समान रखेंगे, परिवर्तनशील साधनों में हम वृद्धि या कमी करेंगे, फिर उसके उपरांत देखेंगे वृद्धि करने से हमारा उत्पाद कितना बढ़ रहा है, उस बढ़े हुए उत्पाद को हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। चलिए जी अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच को संबंध को बताइए। हमसे पूछ रहा है, आप बताना है कि क्या संबंध है मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में। तो संबंधों की जब हम चर्चा करते हैं तो ग्राफ बना लेना चाहिए, टेबल बनाना चाहिए, उससे हमें संबंध अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो लिखा क्या है, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है। कुल उत्पाद जो है बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पाद क्या बोल रहे हैं, बढ़ेगा। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद जो है वो घटने लग जाता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, और इसी प्रकार जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। तो देखो ये ग्राफ यहाँ पर है, मैं आपको बोल रहा था ना कि ग्राफ या टेबल हम बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल प्रोडक्ट है इनिशियली हमारा बढ़ रहा है और ये इस बिंदु तक बढ़ रहा है। तो देखिए इस बिंदु तक हमारा क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इस बिंदु के उपरांत क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो हमारा ये वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है जहां से हमारा ये गिरना स्टार्ट हो जाता है, और इस पॉइंट के बाद हमारा टीपी जो है वो गिरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो 4 स्टेज की आती है हमारी। पहले क्या होता है, टीपी ये जी बढ़ता है हमारा इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब टीपी मैक्सिमम पे है तो एमपी बिकम्स डिक्लाइन, और जैसे ही हमारा टीपी डिक्लाइन स्टार्ट करता है एमपी बिकम्स नेगेटिव हो जाता है, एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये इसके 4 संबंध हमें देखने को मिलते हैं। चलिए जी अब अगला प्रश्न है मेरे पास, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। तो अल्पकाल का संबंध होता है कि सर एक ऐसा समय जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, और दीर्घकाल ऐसा समय होता है जहां पे हम परिवर्तनशील प्लस स्थिर साधनों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। उस समय अवधि को हम दीर्घकाल कहते हैं। लेकिन जरा संकल्पनाओं की बात की है इन्होंने, तो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए हमारा। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, ठीक है जी, बात सही है। अल्पकाल में कुछ साधन जो हैं वो स्थिर रहेंगे, यदि स्थिर नहीं होंगे सभी परिवर्तनशील हो जाएंगे तो वो दीर्घकाल हो जाएगा। तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्तित साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल की समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, हम सभी साधनों को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसलिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया सकता है, पैमाना मतलब कैपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम कैपेसिटी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्पकाल में लागत 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत तथा परिवर्तित लागत, जबकि दीर्घकाल में सभी लागतों को परिवर्तित लागतें ही कहते हैं या होती हैं, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी अल्पकाल एवं दीर्घकाल की संकल्पना। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है।
तो ह्रास का मतलब क्या होता है सर? ह्रास का मतलब होता है सर कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है? सीमांत उत्पाद में कमी हो रही है। तो इसका नियम बताइए। हमने देखा था ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ऐसा चार्ट अब भी देखा था हमने, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली तो सर बढ़ता है लेकिन फिर गिरता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत दौर में बढ़ रहा है लेकिन बाद में वो गिरना। तो इस स्टेज को हम पूछ रहे हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो स्टेज है वो ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम कहलाएगा। चलिए देखते हैं। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्तित साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद घटने लगता है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्तित साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद घटने लगता है ना। ये वाली स्टेज हम देखा था। यहाँ पे हमारा जो है वो टीपी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो जाता था और MP बिकम्स नेगेटिव, MP बिकम्स नेगेटिव। ठीक है जी, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ह्रासमान सीमांत उत्पाद, जहां पे सीमांत उत्पाद प्रत्येक नई इकाई से कम प्राप्त हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो हमसे पूछ रहा है परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? चलिए देखते हैं। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्ती साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं तो कुल भौतिक उत्पादन प्रथम अवस्था शुरू में बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है और तीसरी अवस्था में घटने लगता है। अन्य शब्दों में यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्ती साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं तो सीमांत उत्पाद प्रथम अवस्था में बढ़ता है, दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद घटता है परंतु धनात्मक रहता है और तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है ना। तो फिर से ये वाला आपको याद रखना चाहिए ग्राफ। हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो कैसे जाता है? ऐसे। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसे जाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा ऐसे जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम होता है, इसके बाद ये गिरता है और ये ऋणात्मक हो जाता है। ठीक बात है जी। तो ये MP और TP का रिलेशनशिप भी है, MP और TP का रिलेशनशिप भी है। ठीक है जी। चलो अब एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है मुझसे? वो पूछ रहा है कि उत्पादन फलन मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कब स्थिर पैमाना का प्रतिफल को, स्थिर पैमाना का प्रतिफल को संतुष्ट करता है। अब पहले स्थिर पैमाने का प्रतिफल कब संभव है? ये सर दीर्घकाल में ही संभव है। अल्पकाल में हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल नहीं ले सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीर्घकाल में जाना पड़ेगा। यदि उत्पादन के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन भी दुगुना हो जाए तो उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल संतुष्ट करता है। क्या बोल रहे हैं कि सर अभी मैं 1 एकड़ भूमि, ठीक है, 4 श्रम और 1 लाख पूंजी का उपयोग करते हुए क्या कर रहा था? मैं 500 kg अनाज पैदा कर रहा था। ठीक बात। अब यदि मैं इतना ही फिर से क्या बढ़ा दूं? इनपुट बढ़ा दूं। अब इसको मैं इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो मेरा ये जो प्रोडक्शन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करेगा। जितना हम एक यूनिट से कर रहे थे उतना ही हम दूसरी यूनिट से करने लगे, इस स्थिति को हम उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल संतुष्ट कर सकते हैं। एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है ना? कब? वो बढ़ते हुए। अभी तो क्या था यहाँ पे हमें बराबर प्राप्त हो रहा था, अब इस केस में क्या बोल रहे हैं हम? यदि उत्पादन आगतों
का दोगुना करने पर कुल उत्पाद दुगने से अधिक हो जाए तो उत्पाद फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। तो अभी फिर से मेरे पास क्या था, एक लैंड था, 4 लेबर थे और 1 लाख का कैपिटल था। इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरा पुराना ओरिजिनल प्रोडक्शन क्या था 500 kg, लेकिन ये कितना हो गया, ये 1200 हो गया। वैसे इसको आइडियली कितना होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, लेकिन प्रोडक्शन कितना मिल रहा है मुझे 1200। तो हम क्या बोलेंगे, ये उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने प्रतिफल को संतुष्ट कर रहा है। जितना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हम, जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक बात है जी। चलिए अगला प्रश्न है, एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल वर्ग को कब संतुष्ट करेगा। तो बराबर देख लिया, ज्यादा देख लिया। अब ह्रासमान में क्या कि सर इनपुट तो ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन उससे आने वाला उत्पाद कम बढ़ रहा है, उस स्थिति को हम ह्रासमान पैमाना प्रतिफल कहेंगे। यदि उत्पादन आगतों को दोगुना करने पर कुल उत्पादन दोगुने से कम हो जाए तब उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट करता है। स्थिति क्या बनेगी, 1 लैंड, 4 लेबर और 1 कैपिटल। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओरिजिनल प्रोडक्शन 500 kg था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसको होना चाहिए था 1000, लेकिन ये एक्चुअली में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 900 प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पूछता है लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस प्रोडक्शन पे बेस्ड थे, उत्पादन के बारे में पूछा था। अब पहला क्वेश्चन किसके बारे में आया है, लागत फलन मतलब कॉस्ट फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं। लागत तथा उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पाद फलन कहा जाता है। एक सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। ठीक है जी। तो क्या है भैया, जहाँ पे C मतलब लागत और Q मतलब क्या है, उत्पादन। तो हमारा इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, C इज इक्वल्स टू फंक्शन में Q उत्पादन, है ना। तो इस उत्पादन में हमें क्या लागत मिल रही है उसको हम लागत फलन कहते हैं। ठीक बात है जी। चलिए अब मेरे पास क्या आता है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फर्म, प्रश्न क्रमांक 12 कर लिया ना हमने, हाँ कर लिया, 13। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं, अथवा कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत में एक तालिका द्वारा एवं चित्र द्वारा संबंध स्पष्ट करो, है ना। तो ये सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आए ना तो लिख लिया करो, पूछ समझ जाया करो। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि स्थिर लागत हो गई कुल स्थिर लागत में प्लस कर देते हैं हम कुल परिवर्तित लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टीसी बन जाता है ना। वैसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर टीएफसी निकाल लेंगे तो टीसी माइनस टीवीसी, और जब टीवीसी निकालना है तो फॉर्मूला बन जाता है टीसी माइनस टीएफसी। बस ये फॉर्मूले आ गए, इन्हीं को एनालाइज कर देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। चलो अच्छा देखते हैं कैसे लिखना है। कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तित लागत, फॉर्मूला देख लिया। कुल लागत यह किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल व्यय का ब्यौरा है या कुल व्यय का योग होता है। कुल स्थिर लागत यह उन सभी साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते पितु स्थिर रहते हैं ना। फिक्स कॉस्ट है, ये कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्शन कम होने से इस लागत में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन परिवर्तित लागत क्या होती है, यह उन साधनों की लागत होती है, लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम होते हैं, है ना। प्रोडक्शन के साथ वैरी करेंगे ये। इनका उदाहरण लेबर होता है, लेबर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ता है, रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लेबर रॉ मटेरियल बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है ना। अब जैसे भूमि है वो स्थिर है, भूमि की लागत जो है वो स्थिर है। आपने एक फैक्ट्री किराए पे ली है तो उसका किराया निश्चित है, जितना किराया है वो देना पड़ेगा आपको, उस पर प्रोडक्शन करो मत करो या उसकी कैपेसिटी तक प्रोडक्शन करो, किराया
हमेशा बराबर होगा। तो चलो उत्पादन से देख लेते हैं। प्रोडक्शन की मात्रा है 0, 1, 2 और इधर टीएफसी क्या है 1000, 1000, क्योंकि ये कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड है। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि 0 में प्रोडक्शन कर रहा हूं तो कॉस्ट भी क्या है मेरी 0 है। जैसे ही मैंने पहली कमोडिटी प्रोड्यूस की तो मेरी कॉस्ट आई वेरिएबल कॉस्ट 300 रुपये। जैसे ही मैंने दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट आई 800 रुपये। और उसी प्रकार टीएफसी प्लस टीवीसी को किया मैंने टोटल तो टीसी आ जाती है 1000। यहाँ पे 1000 को 300 में प्लस किया तो 1300, 1000 में 800 प्लस किया तो मेरा आएगा ये 1800। मेरा क्या आएगा ये 1800। ठीक है, अब ये टेबल नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रही है। तो तीसरी यूनिट पे क्या है? फिक्स कॉस्ट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगी। ये टीएफसी लिख दूंगा मैं यहाँ पे आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे टीबीसी और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको टीसी। तो तीसरी यूनिट पे और चौथी यूनिट पे ये तो टीएफसी बराबर है, लेकिन फिर ये 1500 हो जाती है, फिर ये 2000 हो जाती है और फिर ये 2500 हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ते जा रही है। तो देखिए टीवीसी प्लस टीएफसी, टीसी आ गई, इधर भी प्लस किया तो आ गया, इधर भी प्लस किया तो आ गया। तालिका से स्पष्ट है कि टीबीसी तथा पहले घटती दर से मात्रा बढ़ रही है तथा बढ़ती दर से बढ़ रही है। यह परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इसलिए टीबीसी हमारी पहले ज्यादा रेट से बढ़ रही थी, फिर कम रेट से बढ़ रही है। ठीक है जी। तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, परिवर्ती अनुपात के नियम का पहली अवस्था। जब कुल उत्पादन दर से बढ़ता है तो कुल उत्पादन लागत दर से बढ़ती है, परिवर्ती अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था। तथा टीवीसी तथा टीसी का आकार विपरीत एस के आकार जैसा होता है। टीएफसी प्रत्येक इकाई पर समान रहता है, इसलिए यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। टीसी टीएफसी तथा टीवीसी का योग है, इसलिए टीवीसी और टीएफसी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखो टीएफसी कांस्टेंट है, इसलिए एक्स के पैरेलल है, समानांतर है। अब टीबीसी 0 होती है, 0 लेवल प्रोडक्शन पे, और ये शुरुआती दौर में बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट टीएफसी होता है, क्योंकि टीएफसी तो होगा ही होगा और वो 0 लेवल पे भी होता है कुछ ना कुछ, इसलिए टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट टीएफसी बनता है और ये बढ़ते जाता है। अब इन दोनों में अंतर देखोगे बिल्कुल समानांतर अंतर है, और ये किसके बराबर है? अंतर हमेशा देखोगे किसी भी पॉइंट पे हमेशा बराबर है, और ये अंतर है हमारा टीएफसी। ये वाले अंतर को हमने यहाँ पे टीवीसी में प्लस कर दिया तो मेरे पास बन गया टीसी। देखो एकदम बराबर साइज आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बराबर साइज है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का जवाब। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, जो पूछ रहा है एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा औसत लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है जी। तो औसत स्थिर लागत मतलब कि बोल रहा है औसत, सॉरी मैं इसको क्या करूंगा, टी नहीं करूंगा, इसको मैं करूंगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहला। दूसरा बोल रहा है वो औसत परिवर्तित AVC, और फिर क्या पूछ रहा है AC। तो अगेन AFC में AC प्लस करोगे, AVC प्लस करोगे तो AC आता है। अब AFC कैसे आता है? TFC जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी प्रोड्यूस, वैसे ही TVC को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी प्रोड्यूस, और वैसे ही टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो आपको मिल जाएंगे। दोनों फॉर्मूले हमने लिख लिए। आइए जवाब कैसे देना है, तो फॉर्मूले लिख लेंगे। पहले तो औसत लागत उत्पादन के प्रति इकाई की लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत होती है कुल लागत अपॉन उत्पादन की मात्रा, TC अपॉन Q। औसत परिवर्तित लागत उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तित लागत की औसत परिवर्तित लागत को कहा जाता है। औसत परिवर्तित लागत होती है कुल परिवर्तित लागत को डिवाइड कर दीजिए उत्पादन की मात्रा से, TVC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है। अब तीसरी व्यवस्था क्या है मेरे पास, औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत की औसत स्थिर लागत को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है कुल स्थिर लागत TFC डिवाइडेड बाय Q। अब हमारे पास फिर से टेबल है, उत्पादन की मात्रा 0 है, TFC तो हमेशा रहती है कुछ ना कुछ, TC हमारी 100 है तो वो TFC के बराबर है, और पहली यूनिट पे हमारी TBC 0 होती है। तो औसत स्थिर लागत यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिर है ना, 100 को डिवाइड करेंगे 0 से तो वैल्यू नहीं आएगी। फिर औसत परिवर्तित लागत भी फर्स्ट पे कुछ नहीं होगी, ये फर्स्ट यूनिट में मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास Q जो है वो 0 है।
अब आते हैं हम दूसरी इकाई पे। तो एक बार डिनोमिनेशन लिख लीजिए, ये क्या है मेरे पास Q, ये TC है, ये TFC है, ये TVC है, ये AFC है, ये AVC है और ये AC है। ठीक है, देखो पहले यूनिट पे, अच्छा पहले इसको कांस्टेंट कर दो, ये फिक्स है, हर यूनिट फिक्स है। ठीक है, अब TVC वेरी कर रही है, पहले ये गिरती है फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है। ठीक है, ये तीनों स्टेज हो गई। अब जब इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया TC। ठीक है, लेकिन मुझे AFC निकालना है, तो AFC कैसे निकाला मैंने, 100 को TFC को डिवाइड किया 1 से तो आ गया 100, फिर मैंने क्या किया 100 को डिवाइड किया 2 से तो आ गया 50, 100 को डिवाइड किया 3 से तो आ गया 33.33, 100 को डिवाइड किया 4 से तो 25, 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20 और 100 को डिवाइड किया 6 से तो 16.6। वैसे ही AVC निकाला मैंने, तो TVC 100 डिवाइडेड बाय 1 तो 100, 80 डिवाइडेड बाय 2 तो 40, 60 डिवाइडेड बाय 3 तो 20, फिर 80 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 20, 100 डिवाइडेड बाय 5 20, 120 डिवाइडेड बाय 6 20, आ गया मेरा 20 सब। अब मेरे को क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC में क्या करते हैं TC ये रहा, डिवाइड करते जाओ 1 से तो 200, 2 से 280 डिवाइडेड बाय 2, 340 डिवाइडेड बाय 3, 220 डिवाइडेड बाय 4, 520 डिवाइडेड बाय 5, 640 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास ये आ जाती हैं AC की सारी वैल्यूज। ठीक है जी, तो ये हमने एक ही टेबल से सारी कॉस्ट को कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप। तो फॉर्मूले हैं तीनों, 4 बना दिए, 5 बना लो, फॉर्मूले जितने चाहिए उतने बना लो, क्योंकि मैंने आपको बोला है किसी भी फॉर्मूले में अगर 3 बातें हैं तो 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। रिलेशनशिप देखते हैं जरा, रिलेशनशिप क्या है। तो ये मेरा ATC या AC कर्व है, सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि ये दोनों का समीशन है। किसका समीशन है, AVC का और AFC। तो FC रेक्टेंगल हाइपरबोला हुआ क्योंकि ये लगातार गिरेगी गिरेगी गिरेगी, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। ABC शुरुआती दौर में गिरती है और फिर AVC बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो देखेंगे ये वाला पॉइंट जो है मुझे दोनों कॉस्ट को मिनिमम दे रहा है, तो मुझे यहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए। अब है, क्या दीर्घकाल में कुल स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। पूछ रहा है दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है क्या, प्रश्न ही गलत बोल दें क्या, नहीं, दीर्घकाल में स्थिर लागत तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर दीर्घकाल का मतलब ही होता है जहाँ पे सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए दीर्घकाल में कोई भी स्थिर लागत नहीं हो सकती है। दीर्घकाल में कोई भी स्थिर लागत नहीं हो सकती है, तो आंसर क्या बनेगा, नहीं। स्थिर आगतों की लागत को स्थिर लागत कहा जाता है, परंतु दीर्घकाल में सभी आगतें मतलब कि इनपुट परिवर्ती होती हैं, अर्थात सभी आगतों की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है। जब कोई स्थिर आगत नहीं तो कोई स्थिर लागत भी नहीं है। जब हमारे पास कोई फिक्स्ड नहीं है तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगी। यहाँ तक बात ठीक है। चलो तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, जो हमसे पूछ रहा है औसत लागत वक्र कैसे दिखता है। क्या पूछा हमसे, औसत लागत वक्र कैसे दिखता है, यह ऐसा क्यों दिखता है। पहला क्वेश्चन है कि इसका शेप बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका शेप ऐसा क्यों है। देख लेते हैं, शेप तो हमें वैसे भी यहां पे है। अब औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर V या U जैसा दिखता है। यह ऐसा परिवर्ती अनुपातों के नियम का कारण दिखता है। जब परिवर्ती अनुपातों के नियम अनुसार प्रथम अवस्था में औसत उत्पाद बढ़ता है तो औसत लागत कम हो जाती है। तदुपरांत जब औसत उत्पादन घटने लगता है तो औसत लागत बढ़ने लग जाती है और AC वक्र AP वक्र का आईना चित्र जैसा होता है। तो हमने यहाँ पे AP भी लिया है और AC भी लिया है। तो AP इधर से देखो, जब हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो हमने देखा था कि शुरुआती दौर में प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसी दिशा में आपकी कॉस्ट इस दौरान कम हो रही है।
और फिर ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पे हमारी जो लागत है वो मिनिमम पे पहुंच जाती है। उसके उपरांत क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन की जो क्या बोल मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरने लगता है, तो इसलिए एपी भी करता है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसके 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में बढ़ता है, सेकंड में कांस्टेंट हो जाता है और थर्ड स्टेज में डिक्लाइन होता है। इसलिए हमारा एपी ऐसा बनेगा। तो एपी का जस्ट अपोजिट बनता है एसी कर्व, दैट इज औसत लागत वक्र। ठीक बात है जी। चलो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछता है हमसे? अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे देखते हैं? तो अल्पकालीन है तीनों। पहले बोल रहा है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तथा एवरेज कॉस्ट। इन तीनों के बारे में पूछा कि कैसे दिखाई देते हैं ना। चलिए तो आंसर देखते हैं। यह तीनों अंग्रेजी अक्षर V या U जैसे दिखाई देते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआती दौर में अगेन हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, इसलिए नीचे जाता है और फिर ये बढ़ने लग जाता है तेजी से। अब एबीसी शुरुआत में कम होता है और फिर ये बढ़ने लग जाता है, और एसी इन दोनों के ऊपर आएगा क्योंकि इसमें एएफसी भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों का जो शेप है वह यू या वी आकार का कह सकते हो। ठीक है जी। कंप्लीट एग्जैक्ट यू या वी नहीं होता है, उसके जैसे ये दिखाई देते हैं। बात ठीक है जी। चलिए अब है हमारे पास अगला प्रश्न। पूछ रहा है क्यों अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है? बोल रहा है कि सर जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो हमारे एबीसी कॉस्ट कर्व को क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है औसत परिवर्ती लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु पर? कहाँ पे करता है? उसके न्यूनतम बिंदु पर, एबीसी के न्यूनतम पॉइंट पे उसको ये काटता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जब तक औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत और औसत लागत से कम होता है। जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है। अतः औसत लागत सीमांत लागत तभी बराबर हो सकते हैं जब औसत लागत स्थिर हो उसके न्यूनतम बिंदु पर। तो पहले पॉइंट में क्या कंक्लूजन आता है कि सर औसत लागत जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। कब? जब सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम है। दूसरा स्टेज एबीसी जो है वो बढ़ता है। कब? जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एबीसी। और तीसरी सिचुएशन बोल रहे हैं कि एबीसी और एमसी इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ये एक दूसरे मतलब मिनिमम हो जाएंगे, जब ये एक दूसरे के बराबर होगा तो उस समय पे हमारा ये कर्व जो है वो मिनिमम हो जाएगा। कौन सा मिनिमम हो जाएगा? हमारा दोनों मिनिमम हो जाएंगे, या एबीसी जो है वो मिनिमम, क्योंकि हम एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 स्टेज की होती हैं। चलो अब प्रश्न क्रमांक 19। किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है? अब कौन सा वक्र बोल रहे हैं? सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत को, मार्जिनल, और बात कर रहे हैं एसी कि कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और अपने उत्तर के समर्थन में रीजंस भी हमें बताना है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अब अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। क्योंकि जब तक MC इज लेस देन ABC तो ABC कम रहेगा, और MC इज ग्रेटर देन ABC तो ABC बढ़ता है। जब MC इक्वल टू ABC हो जाता है तो ABC स्थिर होना चाहिए, जो है अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। इसलिए क्या करेगा वो MC कर्व जो है वो AC कर्व को काट देगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 20। हमसे पूछता है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र U आकार का क्यों होता है? ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट की तरह आ रहा है NCERT में। कोई बात नहीं, हम आंसर फिर से कर देंगे। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो काम करता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है कि शुरुआती दौर में यदि मैं इसको प्रोडक्शन कर्व बनाऊँ, शुरुआती दौर में हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और फिर कांस्टेंट होता है और फिर डिक्लाइन होता है। इसका अपोजिट बन जाता है मेरा कॉस्ट कर्व, क्योंकि शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कॉस्ट कम होती है।
तो मेरा बन जाता है ये कौन सा कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये बन जाता है मेरा एवरेज प्रोडक्ट कर्व, है ना। ए इसका प्रतिबिंब होता, मतलब इसका अपोजिट होता है। चलिए फिर है मेरे पास 21, दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। अब दीर्घकालीन पूछ रहे हैं ना, दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत, ठीक है जी। अब दीर्घकालीन सीमांत और औसत देख लेते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत वक्र यू आकार के ही दिखेंगे। लॉन्ग टर्म में भी क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग जो होने वाली है वो इनिशियल फेज में डिक्लाइन, देन इट स्टार्ट टू इंक्रीजिंग, ठीक है जी। चलिए अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची देती है, तदनुरूप श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पादन अनुसूची निकालिए। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट गिवन है और टोटल प्रोडक्शन गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे औसत उत्पाद निकालना है और सीमांत उत्पाद निकालना है। तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का मुझे फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास औसत उत्पाद का? सर औसत उत्पाद का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, सॉरी इनपुट, इनपुट को क्यू से डिनोट कर दिया हमने, और सीमांत का होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है। चलो तो क्योंकि यहाँ तो जीरो है तो कुछ होगा नहीं हमारे पास। जैसे ही हमने एक लेबर को एम्प्लॉय किया तो कुल प्रोडक्शन मिलता है हमें 12, तो सॉरी 15 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा, और 15 में से हम माइनस करेंगे पिछला उत्पादन जो कि 0 है, तो भी हमारा आंसर 15 आएगा। तो पहली यूनिट पे हमारा AP, MP और TP जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है जी। ये एक प्रॉपर्टी भी है। अब दूसरी यूनिट को हमने जैसे एम्प्लॉय किया तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिला 35, और 35 को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो हमें मिल गया 17.5। अब फॉर्मूला क्या है, TPN माइनस TPN माइनस 1, तो 35 में से माइनस कर दीजिए 15, तो आ गया आपके पास 20। उसी प्रकार जब तीसरी यूनिट एम्प्लॉय किया तो 50 टोटल प्रोडक्ट मिलता है, 50 को डिवाइड किया 3 से तो आ जाता है 16.66, और 50 में से माइनस किया 35 को तो आंसर आ जाता है 15, ठीक है जी। चलो उसी प्रकार चौथी यूनिट में जब एम्प्लॉय करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट 40, मतलब कि हम दूसरी दशा में पहुंच चुके हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे हमारा प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो क्या डिक्लाइन हो गया सर, 50 से 40 हो गया, कोई बात नहीं है, 40 को डिवाइड कर लीजिए 4 से तो 10 आ गया आपका, और 40 में से माइनस कर दीजिए 50 तो माइनस 10 आ गया। MP बिकम्स नेगेटिव। थर्ड स्टेज है ये, सेकंड स्टेज नहीं है। सेकंड स्टेज इसको ही मान लेंगे क्योंकि कांस्टेंट तो रहा नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट को हम क्या मानेंगे, थर्ड स्टेज मानेंगे। तो ये सेकंड स्टेज मानेंगे, ये थर्ड स्टेज हो जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ, 48 हो गया, तो कोई बात नहीं, 48 को डिवाइड कीजिए 5 से तो 9.6 आ जाता है, 48 में माइनस कर लीजिए 40 को तो 8 आ जाता है। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, ठीक है जी। चलो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी हुई तालिका श्रम का औसत उत्पाद अनुसूची बताती है, कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। हमें फिर से क्या, अब क्या गिवन है, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, और आपको निकालना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। जबकि श्रम प्रयोक्ता के शून्य स्तर पर यह दिखाया गया है कि कुल उत्पाद शून्य है। कोई बात नहीं, पहली इकाई पे क्या होता है, ये शून्य होता है, पहली इकाई पे नहीं, शून्य इकाई पे लेबर नहीं लगाया तो प्रोडक्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, क्वेश्चन एज इट इज ले लिया है, ये मेरे सॉल्यूशंस बनते हैं। तो अब यहाँ पे TP का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, AP मल्टीप्लाइड बाय दी Q, कितना हमने वहां पे इनपुट लगाया है, और इसका आंसर फिर से क्या बन, इसका तो फॉर्मूला सेम बन जाएगा, TPN माइनस TPN माइनस 1। तो देखो यहाँ पे औसत उत्पाद मेरे पास 2 था, और 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 क्योंकि पहले यूनिट पे 0 प्रोडक्शन होगा तो 2 माइनस 0, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 2 आ गया। अब 2 यूनिट एम्प्लॉय करके मैं
औसत 3 निकाल रहा था, तो 3 को 2 से जब मैंने गुणा किया तो 6 आ गया, और इधर मैंने क्या किया, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आ गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे 3 एम्प्लॉय किया और 4 मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 12 आ गया मेरे पास टीपी, और 12 में से 6 माइनस किया मैंने टीपी को तो 6 आ गया मेरा एमपी। इधर मेरा 4 मैं जब एम्प्लॉय कर रहा हूँ लेबर को तो 4.25 मेरा एवरेज प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आ गया 17 में से माइनस किया तो आ गया 5। 5 एम्प्लॉय करने पे 4 था एवरेज, तो 5 इंटू 4 किया तो 20 आ गया, और 20 में 17 माइनस किया तो 3 आ गया। वैसे ही मैंने 6 यूनिट लगाया तो 3.5 का एवरेज था, और 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, 21 में से मैंने 20 माइनस किया तो मेरा आंसर 1 आ गया। इस प्रकार मेरे सारे आंसर्स आ जाते हैं और हमारा बन जाता है ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक बात है जी। चलो अब प्रश्न क्रमांक 24 है, पूछता है निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पाद अनुसूची देती है। देखो पहले में टीपी दिया, दूसरे में एपी दे दिया, अब क्या दे दिया हमें, एमपी दे दिया, और पूछ क्या रहे हैं, यह भी दिया गया है कि श्रम का कुल उत्पाद 0 है जब हम 0 इकाई लगा रहे हैं। ठीक है जी, पहले 0 इकाई पे 0 ही होगा। श्रम के कुल उत्पाद तथा औसत उत्पाद की अनुसूची की गणना कीजिए। तो पहले बनाएंगे हम फॉर्मूला। अब देखो लेबर और क्या गिवन है मेरे पास, सीमांत मतलब मार्जिन मेरे पास गिवन है। तो हमारे पास गिवन क्या है, लेबर कितना एम्प्लॉय किया गिवन है, दूसरा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। चलो तो फर्स्ट यूनिट पे क्या होता है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट सेम होता है, ये एक प्रॉपर्टी है और इसका जस्टिफिकेशन भी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपका टीपी का फॉर्मूला क्या होगा, टीपी का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ एमपी, जितने एमपी सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे एक ही एमपी इसको ऐड करूंगा तो 3 ही आएगा। और फिर मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन क्वांटिटी दैट इज एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ इनपुट्स आर एम्प्लॉयड, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 3 टीपी है, 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से मेरे पास क्या जाएगा 3, तो मेरा हो गया ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में क्या है मेरे पास, 5 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो अब मेरा टीपी कैसे बनेगा, समीशन ऑफ एमपी, तो 2 एमपी हो गए, 3 + 5 बन गया मेरा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 बन गया मेरा 4। उसी प्रकार यहां पे 7 एमपी गिवन है, अब मेरे पास 3 एमपी हो गए, 7 + 5 12 + 3 तो हो गया 15, और 15 डिवाइडेड बाय 3 हो गया मेरे 5। ठीक है जी। चलो अब 4 एमपी हो गया, 5 + 7 + 5 + 3, तो 5 + 7 12, 12 + 5 is 17 + 3 is 20, और 20 को डिवाइड कर दो 4 से तो आ गया मेरा आंसर 5। फिर क्या है, 5 एमपी हो गए, तो देखो ऑलरेडी 4 के मैं टोटल 20 कर चुका हूं, +3 करते जाओ तो 23 हो गया, 23 को डिवाइड कर लो 5 से तो हो जाएगा 4.6। वैसे ही 23 में 1 प्लस कर लो तो 24, 24 को डिवाइड कर लो 6 से तो 4 आ गया, बन गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक बात है जी। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका एक फर्म की कुल लागत अनुसूची दर्शाती है। इस फर्म का कुल स्थिर लागत क्या है, वो पूछ रहा है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है, और क्या गिवन है मेरे पास, टीसी गिवन है, और पढ़ते हैं क्या लिखा है। फर्म के कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत तथा अल्पकालीन सीमित लागत अनुसूची की गणना कीजिए। तो कुल स्थिर लागत भी बताना है, और मुझे क्या क्या बताना है, परिवर्ती औसत मतलब मुझे बताना है AVC, और क्या बताना है भैया, और बताना है AC, और कुछ बताना है क्या, सीमांत लागत भी बताना है MC। बड़ी टेबल बनेगी, 4 बातें पूछ ली उसने मुझसे, 1 2 3 और 4, और गिवन क्या है, सिर्फ TC गिवन है, और क्या गिवन है, प्रोडक्ट आउटपुट गिवन है। तो आइए लगाएंगे सबके फॉर्मूले और हम करेंगे कोशिश सॉल्व करने की। तो फर्स्ट 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड टोटल कॉस्ट। अब टीवीसी, तो टीवीसी का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या है टीवीसी का फॉर्मूला, टीवीसी का फॉर्मूला होता है सर, टीवीसी का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, टीसी माइनस
TFC, और TFC का फॉर्मूला क्या होता है? TC माइनस TVC, या इसका दूसरा लॉजिक हम जो लगाएंगे वो भी बता दूंगा अभी। और ABC क्या होता है? TVC अपॉन Q, और AFC होता है TFC अपॉन Q, और AFC नहीं, ए हमसे क्या पूछा था? AC पूछा था, AC। अब AC क्या बन जाएगा मेरा? TC अपॉन Q, क्या बन जाएगा? TC अपॉन Q। फिर क्या है? MC तो होता है सर TCN माइनस TCN माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है सर? यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकालिए आप, क्योंकि आप समझो बात को कि जीरो लेवल आउट, फिक्स कॉस्ट के बारे में एक प्रॉपर्टी थी कि सर जीरो लेवल आउट पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो 10 रुपए है मेरी टोटल कॉस्ट जीरो पे, और TVC यहाँ पे जीरो है, तो लगा लीजिए फॉर्मूला TC माइनस TVC। तो TC 10 माइनस TVC 0, तो क्या आ गया मेरे पास? 10। क्या आ गया मेरे पास? 10 TFC। और TFC क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। बाकी कैलकुलेट भी कर लोगे, 30 माइनस 20, 45 माइनस 35, तो वो ही आएगी। लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी लगा लीजिए। और फर्स्ट यूनिट पे कैसे आइडेंटिफाई किया कि सर TC जो होती है जीरो यूनिट पे, जीरो प्रोडक्शन जब है, जितनी TC है वो TFC के बराबर ही होती है, क्योंकि वहां पे हमने कोई भी अभी वेरिएबल कॉस्ट को एम्प्लॉय नहीं किया है। बात ठीक है जी? तो मेरी आ जाती है TFC फर्स्ट यूनिट पे, और फर्स्ट पे नहीं, सारे यूनिट्स पे मेरे पास क्या आ गई? TFC आ गई। अब ये वाली गिवन नहीं है मेरे पास, है ना, ये हमारी चीज गिवन नहीं है, ये तो मैंने कैलकुलेट किया TC माइनस TFC। और TFC का लॉजिक क्या लगाया मैंने कि जीरो यूनिट पे जो TC है वो TFC के बराबर होती है। चलो अब मुझे क्या निकालना है? ये गिवन है सिर्फ ये दोनों, तो मुझे क्या निकालना है? TVC निकालना है। तो TC माइनस TFC कर देता हूं, तो ये TC हो गई और ये TFC हो गई। 30 माइनस 10 किया तो 20 आ गया। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास ये 45 गिवन है और ये 10 गिवन है, तो 45 माइनस 35, 45 माइनस 10 तो 35। वैसे ही 55 गिवन है, 10 माइनस किया तो 45 आ गया। 70 गिवन है, 10 माइनस किया तो 60 आ गया। 90 गिवन है, माइनस किया 10 तो आ गया 80, और 120 गिवन है, माइनस किया 10 तो आ गया 110। तो मेरा अब मेरे पास तीन चीजें आ गई, क्या? TC, TVC और TFC। बाकी सब तो एवरेज है। एवरेज के लिए क्या करना है? डिवाइड करना है। अब तीन मेरे पास क्या है? एवरेज है। तो TVC को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। TVC 0, तो फर्स्ट यूनिट पे कुछ नहीं आएगा। 20 डिवाइड बाय 1 20, 35 डिवाइडेड बाय 2 तो 17.5, 45 डिवाइडेड बाय 3 15, 60 डिवाइडेड बाय 4 15, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, 110 डिवाइडेड बाय 6 तो 18.33। वैसे ही AFC 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 तो 3.33, 10 डिवाइडेड बाय 4 तो 2.4, 2.5, और 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2, और 10 डिवाइडेड बाय 6 तो 1.67। यहाँ तक क्लियर है। अब AC में क्या किया? TC डिवाइडेड बाय Q, तो TC कितना है? फर्स्ट पे 30, 30 डिवाइडेड बाय 1 तो 30, 45 डिवाइडेड बाय 2 तो 22.5, डिवाइडेड बाय 3 तो 18.3, 70 डिवाइडेड बाय 4 17.5, 90 डिवाइडेड बाय 5 तो 18, और 120 डिवाइडेड बाय 6 तो 20। और MC में क्या करेंगे? TCN माइनस TC, तो TCN, तो TCN क्या है? 30 माइनस 10 तो आ जाएगी 20, 45 माइनस 30 तो 15, 55 माइनस 45 10, 70 माइनस 55 15, 90 माइनस 70 20, और 120 माइनस 90 आ गया 30। तो मेरा MC भी कैलकुलेट हो गया। तो मेरे पास सिर्फ क्वांटिटी और TC गिवन था, और बाकी चीज़ें मैंने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछता है? निम्नलिखित तालिका एक फर्म के लिए कुल लागत अनुसूची देती है। यह भी दिया गया है कि औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 है। देखो यहां से आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो औसत कौन सी लागत है? ये औसत स्थिर निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 है। मतलब मैं जब 4 लगाता हूं तो कितनी है? ये 5 है। ठीक है जी, औसत स्थिर लागत, तो 4 इंटू 5 करूंगा तो मेरा 20। ये क्या है? मेरी AFC है। ये मेरी क्या है?
क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, टीएफसी, और टीएफसी सभी पे बराबर होती तो टोटल फिक्स कॉस्ट 20 मुझे पहले ही मिल गया, पढ़ते पढ़ते लगा लो दिमाग। कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, अनुसूची फर्म के निर्गत के तदनुरूप मूल्यों के लिए निकालिए। तो बाकी सब कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, उन्होंने कुल लागत अनुसूची दी है और बताया गया है कि वो कौन सी इकाई पे कितनी है, 4th इकाई पे हमें ये क्वेश्चन है एक्चुअली ना। और क्या बोला है कि ये 4थी इकाई जो है इस पे जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5 है। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए इसका बनाते हैं हम सॉल्यूशन सेट। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। 4 पे मेरी कितनी थी, 5 थी एएफसी। एएफसी कहाँ है, ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन थी। इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी के साथ, तो मेरी क्या आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट का एक फीचर क्या है कि ये हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट होती है, इसलिए पूरी टेबल में डाल दो 20। अब आपके पास टीसी मिल गया, टीएफसी मिल गया, तो आपके पास क्या जाएगा, टीवीसी। टीवीसी का फॉर्मूला क्या बनता है, टीसी माइनस टीएफसी। तो 50 माइनस 20 30, 65 माइनस 20 45, 75 माइनस 20 55, 95 माइनस 20 75, 130 माइनस 20 110, 135 माइनस 20 इट शुड बी 185 माइनस 20 इज 165। ठीक बात है जी। चलो अब एटीसी मतलब क्या किया, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 50 डिवाइडेड बाय 150, 65 डिवाइडेड बाय 232.5, 75 डिवाइड बाय 3 तो 25 और 95 डिवाइड बाय 4 तो 23.75। और उसके बाद क्या डिवाइड करना है मुझे, दिस 130 डिवाइड बाय 5 तो 26 और 185 डिवाइड बाय 6 तो 30.85। अब एएफसी तो क्या करो, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीएफसी 20 बाय 1 तो 20, 20 बाय 2 10, 20 बाय 3 6.67, 20 बाय 4 5, 20 बाय 5 4, 20 बाय 6 3.33। अब एबीसी तो इसका फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्यू। तो क्या है टीवीसी मेरी, 30 डिवाइडेड बाय 1, 45 डिवाइडेड बाय 2, 55 डिवाइडेड बाय 3, फिर 75 डिवाइडेड बाय 4, फिर 110 डिवाइडेड बाय 5 और 165 डिवाइडेड बाय 6। तो आगे मेरे आंसर्स। एमसी, एमसी का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। तो इसके पहले यूनिट पे टीसी मेरी क्या होगी, 0 होगी। इसकी पहले यूनिट पे मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये एमसी या एबीसी के बराबर होती है। ठीक है, तो 30 आ जाता है। अब 65 माइनस 15, तो 65 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15। फिर 75 माइनस 65 10, 95 माइनस 75 20, 130 माइनस 95 35 एंड 185 माइनस 30, तो आ गया मेरे पास 45। ये बन के जाता मेरा इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी। चलो, एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट के मैंने, फर्म की कुल स्थिर लागत 100 है। फर्म के कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत और औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत की अनुसूची तैयार कीजिए या निकालिए। बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्या क्या गिवन है, क्यू गिवन है और एमसी गिवन है और टीएफसी गिवन है। ये 100 होगी हर यूनिट पे। ठीक है जी। तो अब टीबीसी है, इसको रखो साइड में। अभी आपने क्या निकालना है, टीसी। अब टीसी क्या होता है, टीसी का एक फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एमसी। जितना भी कॉस्ट है ऐड करते जाइए तो क्या आ जाएगा आपका, टीसी। तो फर्स्ट यूनिट पे टीएफसी है तो इसको हम 0 ले लिया। सेकंड पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एमसी जो है वो 100 होना चाहिए। ठीक है जी, ये 0 भी ले सकते हो आप, कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एमसी क्या आ गया, मेरे पास 500। तो 500 प्लस 100 600 हो गया। 600 प्लस 300 900 हो गया। 900 प्लस 200 1100 हो गया। 1100 प्लस 300 1400 और 1400 प्लस 500 1900, 900 प्लस 800 इज 2700। मेरा टीसी तैयार हो गया। टीसी तैयार हो गया तो टीसी माइनस टीएफसी कर लीजिए। टीसी माइनस टीएफसी जब करेंगे टीवीसी आ जाएगा आपका 100 माइनस 100 0, 600 माइनस
100 तो 500, 900 माइनस 100 तो मतलब 100 कम करते जाइए आप टीसी में से, सीधा आपका आ गया टीवीसी। अब एवीसी चाहिए तो टीवीसी को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या थी 500, तो 1 से डिवाइड किया 500, 800 को डिवाइड किया 2 से तो 400, 1000 को डिवाइड किया 3 से 333 हो गया, 1300 को 4 से डिवाइड किया तो 325, और 1800 को डिवाइड किया 5 से तो 360, और उसका 2600 को डिवाइड किया 6 से तो 433। ये आ गया आंसर। एएफसी आप क्या करोगे, आप टीएफसी को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से, और इसके लिए बात आप कर लीजिए टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो आपका ये भी सॉल्यूशन सेट बन के तैयार हो जाएगा। बात ठीक है जी। तो देखो हमें हिंट मिल रही कहीं से, हम एक हिंट को पकड़ते हैं और उससे फिर फॉर्मूले बनाते हैं और आंसर आते जाते हैं। मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू क्या है 5L 1/2 और K 1/2। निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है कब, जब 100 इकाइयां L और तथा 100 इकाइयां K द्वारा लगाई जाएंगी। तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है और इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो कोई बात नहीं है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या लिखा था हमारे पास यहाँ पे कि सर L की वैल्यू 100 कर लीजिए, तो हमने क्या किया 500 और उसका 1/2, फिर यहाँ पे K की वैल्यू 100 उसका 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10 और ये भी आ गया 10, तो 5 इंटू 10 50, और फिर उसको हमने 100 से, या 10 इंटू 10 किया 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फलन जो आएगा वो 500 इकाइयाँ जो हैं वो निर्मित की जा सकती हैं, यदि लेबर आप मुझे 100 दोगे और कैपिटल मुझे 100 दोगे, तो दोनों को मिला के हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं 500 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं। बात ठीक है जी। कुछ नहीं किया, प्रोडक्शन फंक्शन में वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बात ठीक है जी। चलो मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू 2L की पावर 2 K की पावर 2 अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयां L तथा 2 इकाइयां K द्वारा। अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई L तथा 10 इकाई K के द्वारा। 0 इकाई L तथा 10 इकाई K के द्वारा, और इसके पहले 5 इकाई L और 2 इकाई K के द्वारा। तो ठीक है जी, निकाल लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे L की वैल्यू 5 और K की वैल्यू 2 पुट किया, सॉल्व किया, तो फर्स्ट में मैं 200, और जब क्या बोल रहे हैं अधिकतम उत्पादन 0 इकाइयाँ L और 10 हैं, तो क्या करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहे हैं हम 0 इकाइयाँ बना पाएंगे, क्योंकि बिना श्रम, L मतलब क्या है श्रम, बिना श्रम के हम कुछ भी उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, 0 इकाइयाँ बनेंगी। लेकिन जब हम L 5 लगा रहे हैं और 2 K लगा रहे हैं तो 200 इकाइयाँ जो हैं वो निर्मित हो सकती हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की सहायता से हमने इसको सॉल्व किया। अगला प्रश्न है मेरे पास, एक फर्म के लिए 0 इकाई L तथा 10 इकाइयाँ K द्वारा अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जबकि इसका उत्पादन फलन 5L प्लस 2K है। 5L प्लस 2K है, तो 20 इकाइयां हम निर्मित कर पा रहे हैं यहाँ पे। कैसे 5L, तो L की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ये देखिए, और यहाँ पे हमने K की वैल्यू जो है वो कितनी पुट कर दी, K की वैल्यू क्या दिया था मुझे उसने, एक मिनट, यहाँ पे 10, तो 10 पुट किया, तो मेरे पास कितनी आ गया 20 इकाइयाँ जो है वहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये थे हमारे सभी संभावित NCERT सॉल्यूशंस, है ना। ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है हमारा NCERT सॉल्यूशंस। और आपको मैं बताना चाहूँगा मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम में सभी विषय के विषयवार वीडियोस उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू।